राधे राधे प्रिय दर्शकों। क्या बाबूजी आप मेहमानों के सामने टेबल पर खाना रखकर और यहाँ कमरे में सोने आ गए। बहू मीरा अपने ससुर दिनेश जी के कमरे में जाकर कहती है तो दिनेश जी बोले, बहू मैं कल से कुछ खाया नहीं हूँ और अभी दोपहर में 2 बज चुके हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बहू बाकी का काम तुम देख लो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं सुबह सुबह ही ब्यूटी पार्लर में इतना खर्च करके आई हूँ और यदि मैं घर के काम करने लगी तो फिर मेरा पैसा सब बर्बाद जाएगा बाबूजी। आज का काम तो आपको ही देखना पड़ेगा। फिर दिनेश लाल जी उठकर आते हैं और घर में आए हुए सारे मेहमानों को खाना देने लगते हैं। तभी वहां पर खाना खा रही एक औरत ने कहा, "छी, छी, छी, अरे अरे सुनिए, यहाँ पर नारियल की चटनी गिर गई है, जरा इसे साफ कर दो।" फिर अपनी सहेली मीरा से कहती है, वाह मीरा, तुम्हारे नौकर ने खाना तो इतना अच्छा बनाया है, ऐसा लगता है यह किसी 5 स्टार होटल में काम करता हो। तो मीरा ने कहा, अरे काम क्या करना, उनका तो खुद का ही 5 स्टार होटल जैसा काम है। फिर उस सहेली ने कहा, मीरा, जब मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो तुम अपने इस नौकर को भेज देना, मैं तुझे डबल पैसे दे दूंगी। इतना कहकर सारी सहेलियां ठहाके लगाने लगती है। दिनेश लाल जी अपनी बहू की तरफ देखते हैं। दिनेश लाल जी अपनी बहू की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं। मीरा शायद इस भाव को भाप जाती है कि बाबूजी को मेरी सहेलियों का इस तरह से बर्ताव बुरा लगा। दिनेश लाल जी वहां से अपने कमरे में आ जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए ही कमरे में बैठे रहते हैं और सोचने लगते हैं, क्यों मैं अपनी पत्नी की बात मानकर दिल्ली अपने बेटे और बहू के पास आ गया। कुछ समय पहले की बात है। दिनेश लाल जी अपने कानपुर से लगे हुए गांव में रहते थे। वहां पर उनका कानपुर से लगी हुई रोड में अपना खुद का एक होटल, जिसका नाम उन्होंने रखा था दिनेश भोजनालय। उस एरिया में दिनेश जी का होटल नामी होटल था। उनके होटल में सुबह से नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक मिठाइयाँ, सारी चीजें बनती थी। उनके होटल में कई मिस्त्री, कई काम करने वाले नौकर लड़के रह रहे थे। दिनेश लाल जी उस एरिया में सेठ माने जाते थे। लेकिन 1 महीने पहले उनकी तबीयत बहुत खराब हुई। उनकी कमर में गैप आ गया। कहा जाता है कि दिनेश लाल जी ने कोई भारी सामान उठा लिया था अपने होटल में, जिसकी वजह से पीछे कमर की हड्डियों में गैप आ गया और वहां कानपुर के डॉक्टरों ने उन्हें कमर के ऑपरेशन के लिए लिख दिया था। लेकिन दिनेश लाल जी की पत्नी कौशल्या जी ने कहा कि एक बार दिल्ली में दिखा लो, शायद है कि दिल्ली में बिना ऑपरेशन ही दवाइयां हो जाए। ऑपरेशन इस उम्र में बहुत तकलीफ दे सकता है। यहाँ से लोग दिल्ली दवाइयां करवाने जाते हैं। हमारा तो बेटा और बहू खुद ही दिल्ली में रह रहे हैं, तो फिर तुम्हें जाने में क्या तकलीफ है। दिनेश लाल जी ने कहा, तुम याद करो उस दिन को जब तुम्हारा बेटा दिल्ली में नौकरी करते हुए हमारे पास आया था और उसने कहा कि मैंने दिल्ली की ही एक लड़की को पसंद कर लिया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर मना कर दिया था कि हम तुम्हारी शादी दिल्ली शहर में नहीं करेंगे। हमें शहर की लड़की नहीं चाहिए। हमें तो अपने ही इलाके में कोई सामाजिक और संस्कारों वाली लड़की चाहिए। तो दिनेश ने जिद कर दिया था, बाबूजी आप ढूंढिए सामाजिक और संस्कारी लड़की, मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा। फिर क्या, दिनेश की बात को मानकर हमें भी हाँ करनी पड़ी। शादी में जब हम लोग दिल्ली गए थे तो तुमने देखा नहीं, बहू हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, जैसे कि हम दिनेश के माता पिता नहीं, कोई नौकर हो। शादी के बाद 5 ही दिन हम लोग रहे, और रहते भी कैसे, जब बहू के दिल में हमारे लिए कोई अपनापन था ही नहीं। वह तुमसे घर का सारा काम नौकरों की तरह करवा रही थी। आते ही तुम्हें घर का काम समझाने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ चला आया, नहीं अभी तक तुम बहू की पूरी तरह से नौकरानी बन चुकी होती। कौशल्या जी ने कहा, अरे कौन सा है आपको वहां जाके रहना है बेटे बहू के पास। आप जाओ, एक बार डॉक्टर को दिखा देना, उसके बाद वापिस आप अपने घर चले आना। रुको, मैं अब विजय से बात करती हूँ। इतना कहकर कौशल्या जी अपने बेटे के पास दिल्ली
फ़ोन कर देती हैं। बेटा विजय, तुम्हारे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें कमर की हड्डियों का ऑपरेशन करने के लिए बोला है। तो यदि तुम एक बार अपने पिताजी को दिल्ली में दिखा दो, तो हमें मालूम हो जाए कि ऑपरेशन करवाएं या नहीं। शायद है कि वहाँ सिर्फ दवाइयों से पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए, तो हम फालतू में ऑपरेशन की मुसीबत में क्यों फंसेंगे। फिर दिनेश ने कहा, माँ, मैंने कब मना किया है? यह भी तो आप लोगों का ही घर है। जब आपका मन चाहे जब आइए, आप आए, बाबूजी आए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तो कौशल्या जी ने कहा, मेरा बेटा कितना अच्छा है। बस यही ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं अपने बेटे के बारे में। अरे बहू, दिल्ली शहर की है तो क्या हुआ, बेटा तो अपना ही है ना। बेटे को हम क्यों पराया समझे? क्या दूसरे की घर की बेटी आने से हमारा बेटा पराया हो गया? नहीं, कभी नहीं। मेरा दिल नहीं कहता कि मेरा बेटा कभी पराया हो सकता है। इस तरह से वह दिनेश लाल जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी। तो दिनेश लाल जी ने कहा, हाँ बाबा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। इसीलिए दिनेश लाल जी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने कानपुर में करवाए हुए दवाइयों का सारा रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिनेश लाल जी को आज दिल्ली पहुंचे हुए लगभग महीना होने आया, लेकिन अभी तक उनका बेटा उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले गया। आते ही उसने कह दिया, बाबूजी, यहाँ आपको अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भी नौकरी करता हूँ और मीरा भी ऑफिस जाती है, वह भी नौकरी करती है। दिल्ली शहर में इतनी महंगाई, हम दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसीलिए बाबूजी, आपको थोड़ी अपनी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। फिर धीरे धीरे मीरा ने बाबूजी को घर के काम भी समझाने शुरू कर दिए, बड़े प्यार से। बाबूजी, हमने सुना है कि आपका बहुत बड़ा ढाबा है। अरे आपके ढाबे का नाम तो पूरे दिल्ली तक फैला हुआ है। क्या क्या खाना बनता है आपके होटल में? जरा एक दो बार आप हमें भी तो बनाकर खिलाइए। इसी तरह से मक्खन लगा लगा कर बहू अपने बीमार ससुर से घर के काम करवाने लगी। वह तो कई प्रकार का भोजन भी बनवाती अपने ससुर से, और फिर मजे के साथ दोनों पति पत्नी खाते। एक दिन मीरा ने कहा, बाबूजी, पिछले ही महीने आपके बेटे विजय की तरक्की हुई है। उनके दोस्त हमेशा पार्टी के लिए कहते हैं, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं। अब आप आ ही गए हो, तो यदि आप कहो तो हम आपके बेटे के दोस्तों को बुलाकर पार्टी देते हैं। कुछ घर में प्रोग्राम रखेंगे तो आपको भी अच्छा होगा। इसी बहाने आपके बेटे के ऑफिस के दोस्त आएंगे, आपसे मिलेंगे, मेरी सहेलियां आएंगी, मैं उनसे जान पहचान करवाऊंगी। मेरे भी ऑफिस में कुछ मेरी फ्रेंड लोग हैं, वो भी आ जाएंगी। तो दिनेश लाल जी ने कहा, हाँ ठीक है बहू, बुला लो। तो फिर मीरा ने कहा, बाबूजी, एक समस्या है। क्या है ना, कि अभी अभी हम लोग इस रूम को जो लिए हैं, तो इसका थोड़ा सा किराया बहुत महंगा हो गया है। तो हमें पैसे वैसे की तंगी की वजह से हम खाना तो बाहर से मंगवा नहीं सकते, और फिर घर में बनाएंगे तो उतना अच्छा खाना बनाना तो मुझे नहीं आता। रहने दीजिए बाबूजी, फिर कभी हम लोग यह पार्टी कर लेंगे आपके जाने के बाद। तो दिनेश लाल जी ने कहा, अरे बहू, इसमें क्या बुराई है? वैसे भी हम खाना तो खाते ही हैं, तो उसी खाने को थोड़ा भारी मात्रा में बना लेंगे। और तुमने मेरे हाथ का खाना तो खाया ही है, तो हम करवा लेंगे ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों चिंता करती हो? अरे, मेरे होटल में ऐसा ऐसा खाना बनता है कि दूर दूर से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। मेरे होटल का नाम है, एक बार तुम्हारी सहेलियां और विजय के दोस्त लोग खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगी। बस यही तो चाहती थी मीरा, कि बाबूजी किसी तरह से घर के कामों की जिम्मेदारी खुद ही ले ले। आज रविवार का दिन था। मीरा ने पार्टी रख दिया और कहा था कि बाबूजी, आप थोड़ा जल्दी उठकर तैयारियां कर लेना, और फिर मैं भी उठकर आपके साथ मदद करवा दूंगी। तो दिनेश लाल जी सुबह के 4 बजे उठ गए थे और खाने की तैयारियों में लगे हुए थे। सुबह के 6 बज चुके थे। अभी तक भी दिनेश लाल जी के बेटा बहू सो रहे थे। बर्तन की आवाज सुनकर विजय बाहर आया और बोला, बाबूजी,
आप कितनी आवाज कर रहे हो। हम लोगों को रविवार की एक ही छुट्टी तो मिलती है, जिसमें हम लोग सुबह देर तक सो सकते हैं। लेकिन आपकी आवाज से हमारी नींद खराब हो रही है। मीरा बेचारी हफ्ते भर तो सुबह उठकर भागती ही रहती है। दिनेश लाल जी ने सोचा कि मेरा बेटा कैसी बातें कर रहा है। उसी की पार्टी के लिए मैं सुबह से 4 बजे से उठकर काम में लगा हुआ हूँ और वह मुझे ही कह रहा है। फिर दिनेश लाल जी ने कहा, अरे बेटा माफ करना, हो गया थोड़ा बर्तनों की आवाज। फिर उन्होंने मन में सोचा कि बहू अभी उठ नहीं रही है। मैंने तो सोचा था कि बहू काम करवाएगी तो मैं उसके साथ मदद करवा दूंगा। मैंने कहाँ पूरे मेहमानों के खाने की जिम्मेदारी ले ली थी। अरे, मैं होटल में अकेले थोड़ी ना काम करता हूँ। मेरे होटल में इतने काम करने वाले हैं। लेकिन अब तो मैं वैसे भी होटल में काम नहीं करता। मैंने कई मिस्त्री और वर्कर लगा दिए हैं। वही सब करते हैं। पहले की बात अलग है कि जब मैं खुद ही मिस्त्रियाना अपने हाथ से किया करता था। दिनेश लाल जी आज बहुत परेशान थे। वह अपनी पत्नी से भी बात करना चाहते थे, लेकिन वह कर नहीं पाए क्योंकि उस समय कोई फोन तो था नहीं। एक टेलीफोन बूथ था जो घर से आधा किलोमीटर दूर पर था। आज समय नहीं था कि वह जाकर अपनी पत्नी से बात करे और यह सब बताए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिनेश लाल जी अगर कानपुर की अपने दर्द की दवाइयां नहीं लाए होते तो आज उनका बेटा उन्हें हॉस्पिटल भी दिखाने नहीं ले गया। दिनेश लाल जी खुद ही 25-30 लोगों का खाना अकेले तैयार किए। 1 बजे तक वह खाना टेबल पर लाकर रख दिए। जाकर कमरे में आराम कर रहे थे, तभी उनकी बहू जाकर बुला लाई और दिनेश लाल जी मेहमानों को भी खाना खिलाए। मीरा ने किसी को भी नहीं बताया कि यह मेरे ससुर हैं। सब लोग नौकर कहते गए और मीरा खुशी से फूली ना समा रही थी कि मैंने नौकर रख लिया है। वह अपने ससुर को नौकर के रूप में ही अपनी सहेलियों और अपने पति के दोस्तों के सामने लाकर रख दिया। यह बात दिनेश लाल जी को बहुत बुरी लग रही थी। वह कमरे में बैठे बैठे यह सोच ही रहे थे कि घड़ी की तरफ नजर गई तो 5 बज चुका था। इधर विजय अपनी पत्नी मीरा से कहा, अरे मीरा, तुमने तो बाबूजी से आज बहुत काम करवा लिया है। देखो, हमने बाबूजी को यहाँ किस काम के लिए बुलाया था। यदि बाबूजी को हमारी प्लानिंग समझ में आ गई तो हमारा सारा किया धरा खराब हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और तुमने बाबूजी का अपमान भी कर दिया है। अब तो हमारी सारी प्लानिंग गई। तो फिर मीरा जाकर कमरे में कहती है, बाबूजी, आप खाएंगे नहीं? आप तो आए ही नहीं। चलिए खाना खा लीजिए। आपने देखा नहीं, लोग कितनी तारीफ कर करके आपका खाना खा रहे थे। बाबूजी, इतना अच्छा आप खाना बनाएंगे तो लोग कहेंगे ही ना, ये किसी 5 स्टार होटल के मालिक हैं। मक्खन लगाते हुए मीरा अपने ससुर को कमरे से लेकर आने लगी तो बेटा भी कहा, बाबूजी, इतना सारा खाना रखा हुआ है और आप हैं कि अपने कमरे में जाकर बैठे हैं। चलिए खाना खा लीजिए। फिर मीरा ने कहा, बाबूजी, खाना खा लीजिए, उसके बाद आप जरा थोड़ा सा ये बर्तन वर्तन साफ करके और रख देना। आज मैं बहुत थक गई हूँ बाबूजी, और कल सुबह ही ऑफिस जाना है। बस छुट्टी तो आज की ही थी। और आपका क्या, आप सुबह देर तक आराम से सोएंगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं। दिनेश लाल जी करते क्या, रात में 1 बजे तक इतने लोगों के खाने का बर्तन साफ किए, साफ सफाई किए, तब जाकर कमरे में सोए। आज दिनेश लाल जी को अपनी पत्नी की बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने तो सोच लिया था कि कल सुबह होते ही मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। लेकिन जब वह सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा उनके पैरों के पास बैठा हुआ पैर दबा रहा है और वहीं चाय लिए बहू खड़ी है। फिर दिनेश लाल जी ने कहा, ये क्या है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो विजय ने कहा, बाबूजी, आपने कल बहुत काम कर लिया, इसीलिए हम आपका पैर दबा रहे हैं। हमें पता है बाबूजी, आप थक गए होंगे। अरे, हमसे बहुत गलती हो गई जो हमने आपके ऊपर इतना काम दे दिया। बाबूजी, आप ही ने तो कह दिया कि करो पार्टी,
मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ कि मेहमान उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बाबूजी क्या ज़रूरत थी आपको इतनी सारी ज़िम्मेदारी उठाने की? अरे आप बोल दिए होते तो मैं कोई एक मिस्त्री बाहर से लेकर आ जाता। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है बाबूजी। आप तो हमेशा इतना सब कुछ करते रहते हैं। आपको पता है कितने लोगों का खाना कितनी मेहनत से बनता है, कितना समय लगता है। तो मैं कुछ कर लेता ना। अब मुझे कहाँ बाबूजी, मैं कौन-सा रोज़-रोज़ पार्टी करता हूँ, तो मुझे ज़िम्मेदारियों का एहसास हो। अब दिनेश लाल जी की गुस्सा कम हो गई थी। उन्हें लगा कि मेरा बेटा और मेरी बहू कितने मासूम हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि किसी पार्टी प्रोग्राम में कितना सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा, "अरे कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं बाबूजी, हमने आपको बहुत परेशान कर दिया। अब आज हम ड्यूटी पर नहीं जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कल जाऊँगा तो बॉस डाँट लेंगे। लेकिन बाबूजी, आज हम दोनों पति-पत्नी आपके साथ रहेंगे। आपको हॉस्पिटल लेकर जाएँगे, आपका चेकअप करवाएँगे। बिल्कुल आज हम कोई ड्यूटी पर नहीं जाएँगे। तो दिनेश लाल जी ने कहा, "अरे! अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ क्यों रहोगे? जाओ, जिस दिन छुट्टी का समय होगा, तो मुझे लेके चलना और दिखा देना। नहीं तो अपने पहले बॉस से बात कर लेना, उसके बाद मुझे लेकर चलना।" तो फिर दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते हुए उठकर अपने-अपने काम पर चले गए। शाम को जब दोनों आए, तो वह फिर से अपने बाबूजी के कमरे में गए और एक छोटा-सा उपहार लाकर दिए। बाबूजी, यह लीजिए मैं आपके लिए एक अच्छी-सी शॉल लेकर आया हूँ। देखिए तो, यह शॉल आपको बहुत सूट कर रही है। तो बाबूजी ने कहा, "अरे! धन्यवाद बेटा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? गाँव में तो बहुत सारे शॉल पड़े हैं।" "ज़रूरत क्यों नहीं है बाबूजी? हम आपके बेटा-बहू हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए।" मक्खन लगाते हुए मीरा ने कहा। तो विजय भी बोल पड़ा, "क्या करें बाबूजी, हम तो माँ को भी यहीं अपने साथ ही रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए ना, यह छोटा-सा किराए का मकान, सोचते हैं कि एक बड़ा-सा यहीं दिल्ली शहर में अपना घर ले लें। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम यहाँ पर घर खरीद सकें। हम दोनों बहुत चाहते हैं कि आप लोगों को हमेशा अपने पास रखें, लेकिन मजबूरी है। बाबूजी, यदि आप चाहें तो यह काम हो सकता है। माँ को भी हम यहीं बुला सकते हैं।" तो दिनेश लाल जी ने कहा, "कैसे? हमें क्या करना होगा बेटा? यदि तुम्हारी माँ भी यहीं आकर रहेगी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाबूजी ज़्यादा नहीं, तो भी हमें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और बाकी का हम बैंक से लोन करवा लेंगे। हम यहाँ बड़ा फ्लैट लेंगे, तो उसमें हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लग ही जाएगा।" दिनेश लाल जी ने कहा, "अच्छा, तो तुम एक बार अपनी मोबाइल से गाँव के टेलीफ़ोन पर फ़ोन लगाकर बताओ, तुम्हारी माँ से मैं बात तो करूँ।" तुरंत विजय ने अपने ही गाँव के मुखिया के घर में एक टेलीफ़ोन पर फ़ोन लगा दिया। कुछ घंटों के बाद मुखिया ने विजय की माँ को बुलवाकर बात करवाया। तो इधर से दिनेश लाल जी ने पूछा, "सुनती हो विजय की माँ? विजय कह रहा है कि हम यहीं दिल्ली शहर में एक बड़ा मकान ले लें। उसके बाद तुम्हें भी यहीं लेकर आएँगे। बहू भी कह रही है कि आखिर माँ जी कब तक काम करेंगी? कब तक अकेले वहाँ रहेंगी? अरे! जो भी है ये सब बहू-बेटे का ही तो है। हम लोग लेकर जाएँगे कहाँ? तुम कहो तो मैं पैसे निकाल कर विजय को दे दूँ।" कौशल्या जी ने कहा, "देखो जी, सोच समझ कर काम करना। किसी भी काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। अरे, पहले तुम अपनी दवाइयाँ करवा लो, उसके बाद तुम सब इन झंझट में पड़ो।" दिनेश लाल जी ने कहा, "तुम भी आ जाओगी यहीं, तो दवाइयाँ होती ही रहेगी।" इस तरह से विजय ने अपने पिता को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया था कि जो दिनेश लाल जी अपना बैंक का पेपर लाए थे कि मेरी दवाइयों के लिए पैसे लगेगा, तो उन्हीं पैसों को निकाल कर दिनेश लाल जी अपने बेटे विजय को दे देते हैं। विजय पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखा था। उसने एक फ्लैट को फिक्स कर लिया था कि मुझे यही लेना है।
इसीलिए पैसे हाथ में आते ही उसने थोड़े अपने पैसे लगाकर फ्लैट को ले लेता है और अपने घर के सामान को धीरे-धीरे अपने फ्लैट में शिफ्ट करने लगता है। कहता है कि बाबूजी, हम जल्दी से ही माँ को बुलवा लेंगे। लेकिन जैसे ही सारा सामान फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, तो एक दिन विजय अपनी पत्नी को लेकर तैयार होकर जब घर से जाता है, तो फिर वापस लौटकर उस किराए के मकान में आता ही नहीं है। दिनेश लाल जी सोचते हैं कि आज देर रात हो गई है, बेटा और बहू आए नहीं, अब तो घर में कोई सामान भी नहीं है, फिर हम घर में खाना कैसे बनाएं और क्या खाएं? पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। दूसरे दिन दिनेश लाल जी सोचते हैं कि आखिर विजय और उसकी पत्नी गए तो गए कहाँ, आए क्यों नहीं? इधर विजय सारा सामान अपने फ्लैट में शिफ्ट करने के बाद अपनी पत्नी के साथ वहां रहने आ जाता है। दिनेश लाल जी को आज उस कमरे में रहते हुए तीसरा दिन है। उन्होंने किसी तरह से होटल से लाकर थोड़ा खा लिया और अपने बेटे बहू का इंतजार करते रहे। लेकिन बेटा बहू नहीं आए। उस मकान का मालिक किराया लेने जरूर आ गया और बोला कि इस मकान का पिछले 3 महीने से किराया बाकी है। अब तुम किराया दे दो तो फिर इस मकान से जाओ। दिनेश लाल जी ने कहा, मैं तो यहाँ दवा करवाने आया था, मुझे क्या पता कि कितने महीने से पैसे बाकी है कि नहीं। इसके लिए तुम्हें विजय से बात करनी होगी। तो उस मकान का मालिक ने पूछा, तुम कौन हो और विजय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस घर में क्यों रह रहे हो? तो दिनेश लाल जी ने कहा, मैं विजय का पिता हूँ। तो फिर मकान मालिक ने कहा, ठीक है, तो तुम विजय का पता मुझे बता दो, मैं विजय से ही किराया ले लूंगा। लेकिन दिनेश लाल जी को खुद ही विजय का पता मालूम नहीं था, तो वह कैसे बताते? इसीलिए दिनेश लाल जी ने कहा, मुझे उसका पता नहीं मालूम। 3 दिन से वह दोनों लौटकर घर ही नहीं आए। मकान मालिक ने कहा, अरे, इस उम्र में इतना झूठ बोलने में शर्म तो नहीं आती? लाओ मेरे किराया दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और अभी पुलिस लेकर आऊंगा। दिनेश लाल जी पुलिस के नाम पर डर गए। कहा, मैं यहाँ दवाइयाँ करवाने आया था और दिल्ली शहर में पुलिस के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसीलिए उनके एटीएम में जो भी पैसे बचे थे वह सब निकाल कर उस मकान का किराया दे दिया। अब उनका सारा पैसा खत्म हो चुका था। ना तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे थे और ना ही उनके जेब में। वह काम मांगने गए तो उनके पार्टी में आई हुई एक औरत जो मीरा की सहेली थी, उसने पहचान लिया। तो उसने कहा, अरे यह तो मीरा का नौकर है, यह बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसे हम अपने घर पर जरूर रखेंगे। लेकिन दिनेश लाल जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। उन्होंने 2-3 दिन ही काम किया कि उनकी तबीयत और खराब हो गई। फिर उन्हें वह काम से निकाल देती है। दिनेश लाल जी वहीं पास के मंदिर में बीमार और कमजोरी की हालत में पड़े थे। तो एक भले इंसान को दिनेश लाल जी पर दया आ गई। तो वह दिल्ली के एक वृद्धा आश्रम में ले जाकर उन्हें पहुंचा दिया। दिनेश लाल जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कभी इतने बड़े होटल के मालिक हुआ करते थे। 50 लाख रुपए बेटे को देने के बाद भी शहर में उनके ही बेटे ने उन्हें ठग लिया। कहते हैं कि शहर में चोरों से सावधान रहे, लेकिन यहाँ तो अपने ही बेटे ने उन्हें ठग लिया था। तो अब किसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? दिनेश लाल जी इस चिंता में और अपने शरीर की कमजोरी हालत से बहुत दुखी थे कि एक दिन कोई एक व्यक्ति उस वृद्धा आश्रम में आता है। वह अपने दोस्त की माँ से मिलने आया था। दिनेश लाल जी को वह पहचान लेता है, उनसे बातें करता है, कहता है, भैया, आप दिल्ली के वृद्धा आश्रम में कैसे पहुंच गए? आपका तो कानपुर में एक बहुत बड़ा दिनेश होटल है। आप कभी उस होटल के मालिक हुआ करते थे। तो उसकी बात सुनकर दिनेश लाल जी की आंखों में आंसू तैर जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या भाई, क्या तुम मुझे पहचानते हो?
तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मैं ट्रक चलाता था और कई बार मैं आपके ही होटल में खाना खाया हूँ। मेरा तो दिल्ली और कानपुर का रोज का आना जाना है। यहाँ मेरी दोस्त की माँ रहती है। अब मेरे दोस्त की माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। वह अनाथ है, इसीलिए वृद्धा आश्रम में रहती है। कभी कभी मैं उनसे मिलने आता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ। तो दिनेश लाल जी यह बात सुनकर बहुत रोने लगे और कहने लगे, भाई, एक बार मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मेरे गांव में मेरा सब कुछ है, मुझे कोई कमी नहीं है। मुझे तो मेरे ही बेटे ने ठग लिया और मैं वृद्धा आश्रम तक पहुंच गया। दिनेश लाल जी अपनी सारी दर्द भरी घटना उस ड्राइवर को बताते हैं। फिर वह ड्राइवर मैनेजर से बात करके दिनेश लाल जी को वहां से अपने ट्रक में बैठाकर कानपुर तक उनके ढाबे में लाकर छोड़ दिया। दिनेश लाल जी जब तीसरे दिन अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी को सारी दुख भरी घटना बताने लगी, तो उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे बेटे ने अपने ही पिता के साथ इतना बड़ा धोखा। अरे, कोई दुश्मन भी इस तरह से धोखा नहीं देता। भला वो उस इंसान का जो आपको दिल्ली से उस अनाथ आश्रम से वृद्धा आश्रम से निकाल कर घर तक लाया, वरना आप कभी घर वापिस नहीं आते। और मैं सोचती कि आप अपने बेटे बहू के साथ आराम से रह रहे हैं। इधर जिस फ्लैट को विजय ने खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री 3 महीने बाद होनी थी, तो अभी तक उसके नाम पर रजिस्ट्री हुई नहीं थी। और जिस मालिक को उसने पैसा दिया था, वह तो गायब हो गया। लेकिन उस फ्लैट का दूसरा मालिक आकर बोला कि हमें तो पैसे मिले ही नहीं, फिर काहे की रजिस्ट्री, निकलो हमारे घर से। इस घर का पेपर अभी भी हमारे नाम पर है। धोखाधड़ी में फंस गया था विजय। उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई और उसके पिताजी के ठगे हुए पैसे भी। अब तो विजय रोड पर आ गया था। उसकी नौकरी भी इस मुसीबत के चक्कर में चली गई, क्योंकि वह टेंशन की वजह से, इधर-उधर भाग-दौड़ करने की वजह से दोनों पति-पत्नी अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए वह एक दिन परेशान होकर अपने घर पहुंच गए। कौशल्या जी ने जब बेटे और बहू को देखा, तो उनकी आंखों के सामने वह सारी बातें याद आने लगी जो उनके पति ने बताया था। कौशल्या जी ने अपने बेटे के गालों पर कई थप्पड़ मारे और घर के गेट पर रखा हुआ सामान कुछ अपने हाथों से, कुछ अपने पैरों से धक्के मार मार कर फेंकने लगी। निकल जा नालायक, मेरे दरवाजे के पास से हट जा। तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैंने सुना था दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में चोर उचक्के ज्यादा होते हैं, जहाँ गांव से आए हुए सीधे साधे लोगों को ठग लेते हैं। नालायक, तू तो उनसे भी गिरा हुआ निकला। अरे, तेरे पिताजी को एक बार कोई चोर उचक्के ठग लिए होते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, जितना कि तूने अपने पिताजी को धोखा देकर उनके साथ यह सब किया। अब तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तेरा और मेरा माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं। उसे क्या कहूँ, वह तो दूसरे की घर की बेटी है। वह तो हमारे लिए कभी अपनी थी ही नहीं। लेकिन आज से तेरे लिए तेरे माँ पिताजी भी मर गए। यह कहकर कौशल्या जी ने अपना मेन गेट बंद कर लिया। वहीं पर पूरा दिन विजय बैठा रहा, लेकिन कौशल्या जी उसे घर के अंदर नहीं आने दी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कौशल्या जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, यह बात भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जाने से पहले यदि आप मेरी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइए। राधे राधे।